Hello and welcome my dear students on our YouTube channel कल्याणी एजुकेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 जो कि 22 अगस्त 2017 को हुआ था 3 बजे शाम की शिफ्ट में। इस पेपर में हम सारे जीके के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। तो इस सक्सेस की जर्नी को हम इस जो सक्सेस की जर्नी है उससे हम बहुत चीज़ें सीखते जाएंगे और ग्रो करते जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द नेशनल पार्क्स डज नॉट बिलोंग टू मध्य प्रदेश? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, बल्कि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कुछ इस प्रकार है। पहला है कान्हा किसली बाग परियोजना, क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर, ये मंडला में है। इसके बाद दूसरा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिसमें भी बाग परियोजना है और ये छतरपुर में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शिवपुरी में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा में है, वहीं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में है, डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार में है। दूसरा प्रश्न है, लेदर कॉम्प्लेक्स इन मध्य प्रदेश हैज बीन स्टेब्लिश्ड एट? मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये देवास में स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो औद्योगिक कॉम्प्लेक्स और है मध्य प्रदेश में वो इस प्रकार है, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स या लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है, प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क इंदौर में है, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में है, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है, फर्मा कॉम्प्लेक्स बेटमा धार में। तो यहाँ इंदौर में सबसे ज्यादा 3 कॉम्प्लेक्स है। कौन सा? रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशनल पार्क, जेम्स एंड ज्वेलर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था बंगाल गजट। भारत से प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था और जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रतिपादित किया गया था और ये साप्ताहिक पत्र हुआ करता था जो कोलकाता से सन 1780 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, विच स्टेट इन इंडिया इज बाउंडेड बाय कर्नाटका इन द नॉर्थ, तमिलनाडु इन द ईस्ट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट? भारत में कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु, पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है? तो केरल ऐसा राज्य है जो कि उत्तर में कर्नाटक से, पूर्व में तमिलनाडु से और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ ओडिशा बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947? 1947 में भारत स्वतंत्र होने के पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? तो कटक था, जो कि उड़ीसा की राजधानी हुआ करता था। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, तो ये है 250। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य जो होते हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। अगला प्रश्न है, तानसेन समारोह इज हेल्ड एट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है? तो वो जिला है ग्वालियर। और तानसेन समारोह के बारे में देखते हैं। तानसेन समारोह या संगीत समारोह हर साल दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट गांव में मनाया जाता है।
यह समारोह मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा तानसेन के मकबरे के पास आयोजित किया जाता है। इस समारोह में पूरे भारत से कलाकार गायन वाद्य प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कोविड-19 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया। उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास जी को इस वर्ष का तानसेन सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है, मेजर पोर्शन ऑफ रिवर महानदी लाइज इन द स्टेट ऑफ। महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जहां से इसका उद्गम होता है और सर्वाधिक भाग भी इसी राज्य में ये घेरती है। महानदी मध्य भारत के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों में सिंघावा के पास से बहती है और इस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, जिसका कारण इसकी बाढ़ विभीषिका है। उड़ीसा प्राचीन समय में बाढ़ और सूखे से ग्रसित रहा है और यह नदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा है और इस नदी के द्वारा 58.48% भाग जो है जल संग्रहण किया जाता है। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश बाय एरिया इज। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है तो वो जिला है हमारा छिंदवाड़ा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य जिले कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, सबसे छोटा है दतिया नहीं है, यहाँ होगा निवाड़ी। सबसे छोटी तहसील अजयगढ़ और सबसे छोटा संभाग जो है वो है नर्मदापुरम। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर है और सबसे छोटा जिला अब निवाड़ी हो गया इसके गठन के बाद से, और सबसे छोटा संभाग शहडोल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है और सबसे कम जन घनत्व वाला जिला जो है वो डिंडोरी है। अगला प्रश्न है द फेमस ग्रांड ट्रक रोड फ्रॉम पेशावर टू कलकत्ता वॉज बिल्ट बाय। पेशावर से कलकत्ता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो यह निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द ग्रांड ट्रक रोड जीटी रोड के नाम से जानी जाती है और इस सड़क को सड़क ए आजम कहा जाता है, बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी और मुख्य सड़क रही है। यह कई सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये जो सड़क है ये पूरे उत्तर भारत और पाकिस्तान के पेशावर से होती हुई अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। जैसा कि मैप में आप देखेंगे, ये है मैप इसका, और ये जो सड़क है ये यहाँ कोलकाता में आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से होती हुई ये पूरी सड़क यहाँ काबुल तक जा रही है। अगला प्रश्न है द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कैंपेन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी इज। हेपेटाइटिस बी के अभियान में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये अमिताभ बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न है द आधार बेस्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम है भीम। और भीम के बारे में देखते हैं क्या है। भीम ऐप, जिसका नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है और इसे यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित मोबाइल ऐप को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है और भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसका नाम है। भीम ऐप को 30 दिसंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सुमित्रा महाजन जो है वो लोकसभा की अध्यक्ष हुआ करती थी जिस समय यह परीक्षा आयोजित हुई थी, पर वर्तमान में जो है वो श्री ओम बिरला जी हैं। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनावों के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ और हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? जीवी मावलंकर, जो कि 15 मई 1952 से लेके 27 फरवरी 1956 तक रहे हैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि अपने पूर्वाधिकारी सुमित्रा महाजन के बाद इस पद पर आसीन हुए हैं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये। अगला प्रश्न है हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। हमने अभी अभी पढ़ा है इसके बारे में। गणेश वासुदेव मावलंकर भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष थे। 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं ये।
और हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। हम सब अच्छे से जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और गुरुदेव के नाम से ये काफ़ी विख्यात हैं। इसके अलावा 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता में, और उनकी कविताओं की जो पुस्तक है गीतांजलि, इसके लिए उनको 1913 में नोबेल का साहित्य पुरस्कार दिया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने प्रेम गीत भी लिखे हैं, और गीतांजलि और साधना उनकी महत्वपूर्ण कृतियां रही हैं। महान कवि और नाटककार उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। राष्ट्रगान भी इन्होंने ही लिखा है। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुई है। अगला प्रश्न है, माधव सेंचुरी इज लोकेटेड इन, माधव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये शिवपुरी में अवस्थित है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य है वो कुछ इस तरह हैं: बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, कान्हा बाघ अभ्यारण्य, पेंच बाघ अभ्यारण्य, पन्ना बाघ अभ्यारण्य है, सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल जी हैं, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हुई थी। 2007 में इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, द लिक्विड फ्यूल अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से तरल ईंधन क्या है? तो कोक यानी कि कोयला नहीं है। डीजल तरल है, एक प्राकृतिक गैस गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और जो कोयला है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा डीजल। द्रव ईंधनों में पेट्रोलियम आता है, जिसमें डीजल, पेट्रोल, घासलेट, कोलता, नेफ्था, एथेनॉल आदि आते हैं। गैस ईंधन प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन, प्रोपेन, कोयला गैस, जल गैस, वात्या भट्टी गैस, कोक भट्टी गैस, दावित प्राकृतिक गैस आदि इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, हाउ डू वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ बॉटल कंटेनिंग कोल्ड वाटर, ठंडे युक्त बोतल की बाहरी सतह पर आपने देखा होगा कुछ बूंदें निर्मित हो जाती हैं। तो ये किस वजह से होती हैं? कि वायु में जो जलवाष्प होती है वो बोतल की सतह पर संघनित हो जाती है, यानी कंडेंसेशन हो जाता है उसका, इसीलिए वो बूंदों के रूप में बदल जाती है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर अ कूलेंट इज यूज टू, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें शीतलक का उपयोग जो रिएक्टर है उसमें जो ऊष्मा बन रही है उसको स्थानांतरित करने के लिए, उस ऊष्मा का कंट्रोल करने के लिए, एक तरह से अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो हो सकता है उस रिएक्टर में ब्लास्ट हो जाए, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा विनियामक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए, जब ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो इसकी ऊष्मा का ट्रांसफर शीतलक में कर दिया जाएगा। शीतलक के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है, D2O का। अगला प्रश्न है, खादिन्स, बुद्धिन्स, आहार एंड कट्टा आर इंसिडेंट स्ट्रक्चर्स दैट आर एग्जाम्पल फॉर, खादिन, बुद्धि और बुद्धि और आहार, कट्टा प्राकृतिक प्राचीन संरचनाएं हैं, और जो किसके उदाहरण हैं? तो ये जल संरक्षण के लिए प्राचीन समय में जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे या मूर्ति वास्तु निर्माण वास्तुकला के जो विद हुआ करते थे वो जल संरक्षण के लिए इस तरह की आकृतियां निर्मित करते थे। Most of the algae have chlorophyll as the main pigment and additional pigments. The pigment present in brown algae in addition to chlorophyll is, अधिकांश शैवाल में मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल है। भूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक है क्लोरोफिल के अतिरिक्त क्या है ये? तो ये होता है फ्यूकोजेंथोफिल। अगला प्रश्न है, वन कैन नॉट स्टॉप फूड आफ्टर swallowing बिकॉज ऑफ द, कोई व्यक्ति भोजन निगलने के बाद उसे क्यों नहीं रोक पाता है? क्योंकि ये ऐसा होता है कि ये भोजन को अगर आप रोकना चाहें तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन हमारी जो आंतें होती हैं वो अनैच्छिक प्रकृति की होती है, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने खाना खाया है तो उसका पाचन होगा और आप उसको निगलने के बाद रोक नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाता है आंत की अनैच्छिक प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन लॉग्स ऑफ वुड व्हेन दे आर बर्न्ड सो दैट, लकड़ी के लट्ठों को जलाने
के समय उसके बीच में खाली जगह छोड़ दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम जानते हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ को जलाना होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और उस ऑक्सीजन को देने के लिए हमें थोड़ा स्पेस रखना पड़ता है ताकि वायु उसमें जा सके और ऑक्सीजन मिलते ही वो जो जलने की गति है वो बढ़ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द जीएसटी लेजिस्लेशन इन द असेंबली। विधानसभा असेंबली में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो असम था, जिसने सबसे पहले पास किया। जीएसटी के बारे में जो महत्वपूर्ण की बिंदु है जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको देख लेते हैं। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और लागू किया गया था, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप या पूर्ण नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में पेश हुआ था और जीएसटी के पक्ष में कुल 336 वोट पड़े थे और विपक्ष में केवल 11। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दी है 8 सितंबर 2016 को, लगभग एक महीने बाद। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ। तो बिल कौन सा था? 122वां, और संशोधन कौन सा हुआ संविधान में? 101वां। ठीक है, जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो वो है विजय केलकर समिति, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम है, जो अभी हमें क्वेश्चन में आया था 12 अगस्त 2016 को, तथा अंतिम राज्य जो था वो जम्मू कश्मीर था, जिसने 5 जुलाई 2017 को किया। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष और 23 अधिभारों को शामिल किया गया, जिन्हें सेस कहते हैं। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं और जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें जो 4 प्रकार की हैं। पहली 5%, दूसरी 12%, तीसरी 18% और चौथी है 28%। इसके अतिरिक्त संविधान में जीएसटी परिषद जो है उसके लिए एक नया अनुच्छेद 279A का गठन किया गया और इसी में इसके गठन का प्रावधान दिया गया है। जीएसटी परिषद की स्थापना जो है 12 सितंबर 2016 को की गई थी और इसका जो अध्यक्ष होता है जीएसटी परिषद का, वो होता है वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की संख्या है 33। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 और केंद्रों को 1/3 वोट का अधिकार है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी का अर्थ होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस, सीजीएसटी का है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आई का है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया है। एसजीएसटी को राज्य सरकार तथा सीजीएसटी को केंद्र सरकार लगाती हैं। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। वार्षिक टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक हो जाता है, लेकिन कुछ राज्यों में इसकी सीमा 10 लाख रखी गई है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए केंद्र ने 5 वर्षों तक लगातार करेगी ऐसा कहा था और भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश हो गया है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। अगला प्रश्न है वेयर इज इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड। इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है और यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान, कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया जाता है और उससे संबंधित तकनीकों का विकास भी किया जाता है। केंद्र की शुरुआत थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर 1962 में हुई थी। केंद्र का पुनः नामकरण हुआ है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में। ठीक है, अगला प्रश्न है इन द स्केच ऑफ द स्टोमेटल apparatus given below which one of the following is missing। नीचे दिए गए रंध्री तंत्र में रेखा चित्र जो है उसमें कौन सी चीज अनुपस्थित है?
तो यहाँ पर हमें देखिए पहला दिया ऑप्शन में कोशिका झिल्ली, वो हमें दिख रही है क्योंकि ये कोशिका भित्ति है और इसी से लगी हुई होती है कोशिका झिल्ली। कोशिकाओं की कोशिका भित्ति वो अवेलेबल है, यहाँ दिख रही है। द्वार कोशिकाओं में हरित लवक दिख रहा है, ये आपको गोल गोल काला दिख रहा है ना ये। और द्वार कोशिकाओं में नाभिक, तो यहाँ द्वार कोशिकाओं में नाभिक नहीं दिया गया है, ये जो द्वार कोशिका है इनमें नाभिक नहीं है। अगला प्रश्न है, अ पावरफुल मैग्नेट लॉसेस इट्स मैकेनिज्म व्हेन मैग्नेटिज्म, कब शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व कब और किस स्थिति में खो देती है? तो ये जब हम चुंबक को गर्म करते हैं काफी हाई टेम्परेचर पर, तो उस स्थिति में उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिजिड, नॉन लिविंग फ्रीली, प्रिएम्बल एंड परमेबल एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। निम्न में से कौन सा एक दृढ़ है, निर्जीव, मुक्त रूप से पारगम्य और मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है? तो वो है कोशिका भित्ति जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज और पेक्टोज और अन्य निर्जीव पदार्थों से होता है। कोशिका भित्ति में दो परतें होती हैं जिनके मध्य लमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति देना और प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस? नाभिक का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि नाभिक जो होता है वो एक तरह से हेड ऑफ द सेल होता है, कोशिका का मुखिया टाइप होता है जो कि कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसीलिए यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ये कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। यह कोशिका की महत्वपूर्ण इकाई है और इसमें कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है, अर्थात डीएनए आरएनए यहीं अवस्थित होते हैं। कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की और यह आकार में गोल, अंडाकार, घने गहरे रंग का जीव द्रव्य का एक विशेष भाग है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। कोशिका में केंद्रक एक झिल्ली के चारों तरफ से फैली हुई संरचना है और कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित करता है। यह एक यूकेरियोटिक सेल का कमांड सेंटर है। ये रही हमारी कोशिका, ये रहा न्यूक्लियस, ये इसमें क्रोमेटिन धागे होते हैं जो चारों तरफ से घिरे रहते हैं। ये न्यूक्लियस स्पोर और न्यूक्लियस एनवेलप, ये कोशिका झिल्ली हो जाएगी। न्यूक्लियस ये है हमारा, और न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका द्रव, क्रोमेटिन धागे इसको चारों तरफ से घेरे हुए, न्यूक्लियोपोर्स होते हैं इसमें, ये बाहर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज आर ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार्स? निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को उल्का पिंड के नाम से भी जाना जाता है? तो उल्का पिंड है, उन्हीं को उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि जब ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं और नीचे की तरफ आते हैं उनकी गति काफी बढ़ जाती है और हवा में जो धूल के कण होते हैं उनसे घर्षण करते हुए जब ये नीचे आते हैं तो ये जलते हुए से प्रतीत होते हैं, जिन्हें हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। तो आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से आते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड हमें दिखाई देते हैं उन्हें उल्का या मीटियोर कहते हैं। साधारण बोलचाल में टूटता हुआ तारा और लूका कहा जाता है। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलकर और बचा हुआ थोड़ा जमीन पर गिर जाता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में उपग्रह दिया गया तो हम जानते हैं वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा कर रहे होते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। पुच्छल तारे क्या होते हैं? पुच्छल तारे जो होते हैं वो जब सूर्य के पास से होकर गुजरते, क्योंकि ये गैसीय पिंड होते हैं, जैसे ही ये सूर्य के पास होकर गुजरते तो इनकी गैसें जलना शुरू कर देती हैं और इनके पीछे ना जलती हुई पूंछ सी दिखाई देती है, इन्हें पुच्छल तारे कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में असंख्य पिंड पाए जाते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, बोन इज कनेक्टेड टू अनदर बोन। अस्थि को अस्थि से संयोजित करते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? तो लिगामेंट की। हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं अगर वो हड्डियों से हड्डियां जुड़ी हैं तो वो लिगामेंट के द्वारा ही जुड़ी होंगी। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों और अस्थियों से बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां मसल्स होते हैं, इस कारण हम हड्डियों को हिला डुला पाते हैं। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं और 639 मांसपेशियां होती हैं। हड्डियों को मांसपेशियों से परस्पर जोड़ने वाला ऊतक जो होता है वो होता है कंडरा या टेंडन। यानी कि हमारी हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? टेंडन। जबकि हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? स्नायु ऊतक या लिगामेंट। ठीक है।
ये देखिए इमेज में, यहाँ ये दोनों हड्डियों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लिगामेंट, जो साइड में पतली सी हड्डी रहती है वो। इसके अलावा ये मसल्स मेनिकस है, और यहाँ पर ये टीबिया है, घुटने की हड्डी, और लिगामेंट यहाँ पर भी देखिए ऊपर से जुड़ा हुआ है हल्का सा, और ये पटेला है, घुटने की हड्डी को कहा जाता है, और फीमर हमारे जांग की थाई थाई की जो हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है, उसको फीमर कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, द इंसिडेंट रेज एंड द रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द। आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब में स्थित होते हैं। तो ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, और उस तल को भी बहुत ही समान, समतल और चिकना होना आवश्यक होता है। परावर्तन के नियम हमने पढ़े होंगे, जहां लिखा रहता है, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में अवस्थित होते हैं, और प्रकाश जिस माध्यम से होकर जाता है उसे आपतित किरणें कहते हैं, और जिस माध्यम से होकर वापस आता है उसे परावर्तित किरणें कहते हैं। और जहां पर ये दोनों मिल रहे होते हैं, जिस बिंदु पर टकरा रहे होते हैं, उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। अगर इसी आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब डाल दें, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और यहाँ पर हमने डाला अभिलंब, तो यहाँ पर दो कोण बन जाते हैं, एक आई और एक आर, और ये दोनों ही कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग इज। मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो मानवों में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसे बोलते हैं अंतरा निषेचन। आंतरिक निषेचन या बाह्य निषेचन क्या है? मानव शरीर के भीतर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसी तरह का निषेचन मनुष्यों में होता है, पक्षियों में होता है, सरीसृपों में होता है, स्तनधारियों में होता है। मादा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है, और इस तरह का जो निषेचन होता है वो मेंढक, टोड और मछलियों या उभयचर प्राणियों में होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और आपके कोई भी क्वेरीज है या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई भी डाउट है, अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा है तो भी आप कमेंट में बता दें, तो हम उस पर भी वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच।